मेरे पापा को मरे हुए 6 महीना ही गुजरे थे कि मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो बड़े पापा ने हमें रोक लिया और माँ से कहा, आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। तब बड़े पापा ने मेरी माँ और मेरे बहुत ख्याल रखते थे। वह अपनी बीवी से ज़्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। जब वह थी कि बड़ी मम्मी मेरी माँ पर शक करती थी, इनका मेरे पति के से कोई चक्कर है, और फिर बड़ी मम्मी ने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। सारे घर के काम काज मेरी बेटी से और माँ और बेटी से मिल के करवाती थी। हम दोनों को बातें भी सुनाती थी। बड़ी मम्मी कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। वह हमेशा हमारे काम में कमी निकालती रहती थी। कभी कहती कि ठीक नहीं किया, तो कभी कहती कि काम बिगाड़ू औरत हो, माँ बेटी दोनों। ऐसे में मेरी ज़िंदगी घातक बना कर रखती थी। ऊपर से उनके 4 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वह भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता सहारा जो था वो थे बड़े पापा ही। बड़े पापा मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर बड़ी मम्मी से यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से मेरे पापा का देहांत हुआ था, बड़े पापा मेरी और माँ के लिए अलग से फ्रूट लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते थे, मगर बड़ी मम्मी हमसे फ्रूट तक छीन कर ले जाया करती थी। वह कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो यह अलग अलग फ्रूट लाने का क्या मतलब है। और फिर हमें फलों के छिकले देखने को नसीब नहीं होते थे। एक दिन मैंने घर के सारे काम करने के बाद जब थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने गई, माँ ने मुझसे कहा, माधुरी मेरी कमर दर्द कर रही है। मैं माँ की कमर दबाने लगी। तभी बड़ी मम्मी कमरे में आई और कहने लगी, भाभी फिर से लेट गई, किचन कौन देखेगा। मैं आपसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी मम्मी एकदम से चिल्ला पड़ी थी। वह कहने लगी, तुम माँ बेटी हर वक्त बीमार रहते हो। मेरा दिल करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता भी नहीं है कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है, तो तुम लोगों को वहाँ इस घर से जाने नहीं देता है। मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल भी के लिए बर्दाश्त न करूं। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं बड़ी मम्मी से पूछूं कि आपके अंदर का शैतान आखिर कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे पापा थे तो वह कमाया करते थे। मेरे बड़े पापा से ज़्यादा मेरे पापा की आमदनी थी। हमें अच्छा खाना खाते हुए और अच्छे कपड़े पहनते हुए यह देखकर मेरी बड़ी मम्मी का एकदम वो जलन का शिकार होती रहती थी। जब हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी कि मेरे पापा का देहांत हो गया था। माँ तो अब तक सदमे में ही थी। बड़ी मम्मी ने बड़ी होशियारी से पापा का बिजनेस बड़े पापा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में थे ही नहीं। पापा का कारोबार डूबने वाला था तो बड़े पापा ने उसे संभाल लिया था। अब बड़े पापा हर महीने सारी आमदनी लेकर मेरी माँ के हाथों पे रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी ये आपके पैसे हैं, आपको इनको कहाँ इस्तेमाल करना है आपकी मर्जी। यह सब देखकर तो बड़ी मम्मी का दिल जलकर राख हो जाया करता था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करता है। बड़ी मम्मी ने बड़े पापा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वह रोज़ बड़े पापा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी और माधुरी पर इतना मेहरबान क्यों ज़रूरी रहते हो। इतना मेहरबान होना ज़रूरी है क्या? दाल में कुछ काला है। एक दिन माँ ने बड़ी मम्मी से के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालो। मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। एक दिन बड़े पापा ने अपनी बड़ी मम्मी से साफ साफ कहा दिया था, अगर तुमने यह बात करनी है तो करो, छोड़ दो। मैं तुम्हारी तलाक देकर इस घर से निकाल दूँगा। यह बात सुनकर बड़ी मम्मी डर गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी
बात अपने मुंह से एक बार भी नहीं निकाला था, लेकिन उन्होंने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़े पापा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था, जो कि महीनों भर का खर्चा लाकर माँ के हाथों में रखते थे, उन्होंने वह भी देना छोड़ दिया था। जान अब हमारे बिजनेस पर पड़े बड़े पापा उनके बच्चों का कब्जा हो गया था। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं बड़े पापा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वह मेरे माँ के इलाज के लिए चंद पैसे दे दे। जब रात को वह घर आए तो मैंने उनसे पैसों के लिए उनके कमरे में चली गई और उनसे कहा, बड़े पापा आपसे बहुत मुझे ज़रूरी बात करनी है। पापा कहने लगे, हाँ बेटी कहो, क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के लिए इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। बड़े पापा कहने लगे, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दूँगा। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था। उस वक्त बड़ी मम्मी हम दोनों की बातें चोरी छुप के सुन रही थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वह मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। बड़े पापा कहने लगे, अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो, अपनी भाभी और माधुरी पर हुक्म चलाती रहती हो, उन दोनों पर, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। बड़ी मम्मी ने जब बड़े पापा के मुंह से यह बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया था, पर कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। बड़े पापा ने मुझे 5,000 दिए थे और कहा कि अपनी माँ को आज सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। बड़े पापा को मैं दिल से धन्यवाद कही और उनके कमरे से बाहर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, धन्य है तुम्हारे बड़े पापा का, जिनको अपनी बीवी की करतूत को मालूम है। मैंने कहा कि माँ, मुझे इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, वह कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ, बड़ी मम्मी सारा दिन हमारी बेइज्जती करती रहती है, उससे बड़ा और क्या करेगी। माँ कहने लगी, ऐसी औरत बहुत कुछ कर सकती है, तुम क्या जानो। मैं माँ से कहा, छोड़ो माँ, इन सब में बातों में अपना मूड खराब मत करो, आप डॉक्टर के पास चलो। मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास माँ को ले गई। माँ रात को सोई भी नहीं थी। इस बात से मैं बिल्कुल भी अनजान थी कि मेरे साथ अगली सुबह क्या होने वाला था, और वह रात मुझे किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोली तो सामने बड़ी मम्मी खड़ी थी। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। पीछे ही बड़े पापा भी चले आए थे। बड़ी मम्मी कहने लगी, तुमने अपने बड़े पापा के पैसे चुराए हैं? मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं बड़ी मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। बड़े पापा खुद कल रात को माँ के इलाज के लिए 5,000 दिए थे। वह कहने लगे, बस बस बस, ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। बड़े पापा की मुझे खड़े हमें देख रहे थे। बड़ी मम्मी ने हमारे कमरे की सारी चीज़ें उलट पुलट शुरू कर दी, और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। बड़ी मम्मी ने अलमारी से अपने सोने के हार निकालकर हवा में लहराते हुए जैसे बाहर ले आई। वह कहने लगी, माधुरी, मेरे सोने का हार तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा है? माँ तो यह सब देखकर घबरा गई थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ मेरे बड़े पापा के सामने वह जोड़ने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कैसे आई या आया। बड़ी मम्मी कहने लगी, तुम्हारे कमरे की अलमारी से मिला, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बेटी यह जेवर यहाँ लेकर आई। माँ कहने लगी, ना तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। बड़ी आगे की बात बहुत ही आगे बढ़ गई थी। उसके माथे पे शिकन पड़ गए थे। वह कहने लगी, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीबी का नेकलेस यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी मम्मी ने अलमारी फिर से तलाशी लेनी शुरू कर दी और फिर से बड़े पापा की अंगूठी निकालकर हमें दिखाई। वह कहने लगी, यह अंगूठी वही है जो मैं
मेरा पति और हम सुबह से तलाश कर रहे थे। मुझे तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी, यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी साथ से बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। मगर तुम्हारे बड़े पापा कहाँ मानने वाले थे। वह कह रहे थे कि न मेरी भाभी चोर है और न ही माधुरी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता था कि यह दोनों माँ बेटी हमारी चीज़ लेकर यहाँ से फरार होने वाली हैं, इरादा बना बैठी हैं। बड़े पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह कहने लगे, मुझे आप दोनों से इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। बड़ी मम्मी कहने लगी, आप इन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके इन दोनों को पुलिस के हवाले में मैं कर दे रही हूँ। बड़े पापा कहने लगे, ऐसा हरगिज़ मत करना। जैसे भी ये दोनों मेरे भाई की निशानी हैं। बड़ी मम्मी के माथे पे बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, आज भी आप इन माँ बेटी की हर तरफदारी कर रहे हैं। बड़े पापा चुप रहे तो बड़ी मम्मी कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाभी और माधुरी को पुलिस के हवाले ना करूं, तो इन्हें घर से निकाल दो। मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। बड़े पापा का चेहरा उतरा हुआ था। वह आगे बढ़े और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, भाभी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और माधुरी से इस तरह की हरकत की ना होती तो मेरी बीवी की मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकाल जाने को कहती। लेकिन गलती आपकी और आपकी बेटी की है। मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस घर से चली जाएं, ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना कर सके। तब मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वह जिंदगी में पहली बार बड़े पापा के सामने बोल रही थी। वह कहने लगी, जिस घर में आप जाने को कह रहे हो, यह घर मेरे पति ने बनवाया था। एहसास करोगी भी यह कोई हद होती है, मगर आप तो सारी हदें भी पार कर चुके हैं। आपने मेरे पति के घर पर कब्जा किया था, मैं चुप रही। आपने मेरे पति का सारा बिजनेस हड़प लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तब भी पर मैं चुप रही। आपकी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरानी जैसा बर्ताव किया, तब भी मैं चुप रही। पूरे घर में काम करवाया, तब भी मैं चुप रहती थी। लेकिन आज बात आ गई है घर से निकलने की, तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि इसमें मेरा भी हक है, मेरे पति का हक है, और मैं चाहती हूँ कि इस घर में मैं हमेशा ही रहूँ। आधे हिस्से में मेरा हक है। मैं नहीं जाऊँगी इस घर में। बुलाइए पुलिस। आप पुलिस को भी मैं देखती हूँ कैसे पुलिस हमको इस घर से निकालने के लिए कहती है। अगर इस घर में कोई जाएगा तो वो जाएगी मेरी बेटी नहीं, बल्कि आपकी बीवी और आपके बच्चे जाएंगे। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज थी। बड़े पापा कहने लगे, भाभी आपको गलतफहमी हो रही है। अगर मैं आपके पति का बिजनेस न संभालता हुआ तो क्या इस मुकाम पर होता, बल्कि वह कब का डूब गया होता, और आप यह घर में बेचने पर मजबूर हो जाती हैं। आपके पास छत भी नहीं रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही। हमारा बहुत सारा पैसा गायब हो आप नहीं चोरी किया होगा। यह बात सुनकर बड़ी मम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वह कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर में चोर है। बड़े पापा कहने लगे, भाभी आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं और अपनी बेटी का ही कुछ सोचिए। बेहतर इसमें है कि आप यह घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता है कि थाने में क्या सुलूक होता है। उन्होंने माँ को इस कदर डराया था कि वह अपने और मेरे को 2 जोड़ी कपड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और माँ एकदम बेबसी के अंत तक पहुँच गए थे। दिल कह रहा था कि गम में फटा जा रहा था, तो किस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से पापा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिल ही नहीं पाया था। असली परेशानी इस बात की थी, हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मेरी माँ कहने लगी, बेटी अब हम कहाँ जाएंगे। जब से पापा हमारी ज़िंदगी से गए हैं, बड़े पापा ने हमें किसी से मिलने जुलने भी नहीं दिया था और नहीं हमें किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ कोई
दोस्त हो तो उसके घर जाते हैं। चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने शहर से दूर आ गए थे मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिल पा रहा था। माँ भी खामोशी और भी रात हो गई थी। औरत को मर्द अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम आगे पहुँचे तो एक झोपड़ी नज़र आई थी। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ, आ जाओ, हम एक झोपड़ी में चलते हैं। मैं और माँ झोपड़ी में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और माँ जमीन पर ही बैठ गए थे। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वह कहने, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ गया है माँ। मैंने कहा, माँ, इससे आपका कोई कसूर नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हे ईश्वर, उन लोगों से हिसाब लेंगे जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। माँ खामोश रही और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। सुस्कियाँ के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही मन को। मैंने महसूस किया कि माँ कुछ बेचैन सी उठकर खड़ी हो जाती, तभी बैठ जाती। आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, आप थक गई हैं क्या? माँ ना में सिर हिलाई और तब मैं महसूस किया कि माँ का पूरा शरीर पसीने में लथपथ है। उनके चेहरे में रंगत फीकी पड़ गई थी और फिर देखते ही देखते बेहोश हो गई। मैं बोली, माँ क्या हो गया है? आप आंखें खोलो। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। माँ जैसे ज़मीन पर गिरी। मैं जल्दी से ही माँ की नस को टटोला था। वह कभी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की कमज़ोर थी और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को जुबान के नीचे रखने के लिए गोली कहा था। मेरे पास इस वक्त गोली मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लिटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई। मैं जल्द से जल्द करीब के मेडिकल पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में भगवान मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैं भागती जा रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कुछ हमारे लड़के लग चुके थे। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। वह कहने लगे, तू यहाँ से भागकर कहाँ जा रही है? तुम्हारे पास फरार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि तुम रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बातें सुनकर और डर गई थी। मैं अपनी दौड़ तेजी कर रही थी मगर वह भी कहाँ रुकने वाले थे। वह मेरे पैर पीछे भागते रहे और मैं भगवान से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा लो। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था। टांगें कांप रही थी मगर वह लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया। वह कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल सन्न रह गया था। मैं रात के इस वक्त कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहती थी मगर अपने आप को बचाने के लिए मुझे यह भी करना पड़ गया था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और मुझे उम्मीद थी कि वो आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर यह देखना तो मेरी हैरत के इम्तिहान आ रही थी। वह लड़का कब्रिस्तान में ही दाखिल हो गए थे। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था। अब मुझे वहाँ कब्रिस्तान में कोई बचाने वाला नहीं था। मैं उन आवारा लड़कों की नज़र से ओझल होने के लिए टूटी हुई कब्र में उतर गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी मैं मरने वाली हूँ और मुझे उन लड़कों के कदमों की आहट ज़ोर से सुनाई दे रही थी और साथ ही वह एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अगर वह लड़की मिल गई तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। यह बात सुनकर तुम्हें और घबरा गई थी। फिर वह दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी कर रहे थे लेकिन मैं उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आई। वह वापस चले गए थे। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी और कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज़ पर लगा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा है। मगर पूरे चांद की रोशनी मुझ पर नज़र आई। लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई थी। आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैंने उसे कपड़े को खोला तो उसमें मुझे पैसे और कुछ जेवर नज़र आए थे। मैंने उसे उठाया, कब्रिस्तान से निकल आई तो तब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। मैं किसी तरह उस जगह से वापस आ गई थी जहाँ रात को माँ को छोड़ गई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ एक औरत मौजूद थी जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि माँ भी
औरत से बोली। माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उस औरत से बोली, आप कौन हैं? वह औरत कहने लगी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र इस औरत पर पड़ी। यह औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने इससे पूछा कि क्या परेशानी है, तो इन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सारी बात समझ गई कि मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे गोली रखने के लिए दी थी, जो मैं हर वक्त हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं अपने बैग से निकाल कर उनकी जुबान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ईश्वर इंसान की ऐसी जगह पर मदद करता है जहां उनसे सोचा भी नहीं जा सकता। कि हालत मेरी माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैंने उनका धन्यवाद दिया और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। माँ कहने लगी कि तुम कहाँ लेकर जा रही हो? मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई। वहाँ एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक किया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब माँ को मैंने सारी किस्सा सुना दिया और उनके सामने वह गठरी खोल कर रख दी थी। तब हमने एक कागज़ खोले तो उसमें पर जो तारीख लिखी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह तारीख 100 साल पहले सुरक्षा के लिए कब्र में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीज़ों का मालिक तो मर गया था। तो माँ कहने लगी, अब हमारा यह हम इसे रख सकते हैं। फिर अपने जेवरात बेच दिए, इतने महंगे कि हमने अपने लिए एक नया घर खरीद लिया। माँ कहने लगी कि अपने साथ मेरे साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि मैं बड़े पापा और बड़े मम्मी को पर कैसे करना चाहती थी। तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उसने वापस लेना चाहती हूँ। उनसे मैं एक केस कर दूंगी। उस अपने पापा की जायदाद भी उसे मिल गई और घर गाड़ी अच्छा सा सब कुछ संपन्न से रहने लगे थे और माँ की भी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। उनके बच्चे भी अब रोड पर मेरे बड़े पापा के आ गए थे। बड़ी मम्मी और मेरे पापा की वह मेरे घर में पैसा मांग रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली थी और ना ही वो सुकून से अब रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी में यह सीख मिलती है, कभी दूसरों का हक नहीं लेना चाहिए। जो जिसके भाग्य में है उसे दे देना चाहिए। किसी का बिजनेस से किसी का पैसा कुछ नहीं लेना चाहिए। ताकि मुझे तो, हालांकि मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि मैं करी नहीं थी। आप लोग उसे भी उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही कड़ी मेहनत करें। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी मनोरंजन कहानी लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद है।